इसमें भी डालना पड़ेगा पासवर्ड, इसमें तो कनेक्टेड था। अब साइड में चालू कर देना, मैं लेक्चर चालू रखा। ठीक है, सो लेट अस क्विकली रिवाइज ऐसे 210 जो अपन ने कल किया था। सो सबसे पहले अब क्या आती है मेरे को बताओ। एक तूने किया था ऑनलाइन। टू आउट स्टेशन इंटरनेट नहीं चलता। सेकंड है गया, लेकिन वही करना आइडिया। ठीक है, तो पहले क्या आता है सबसे, इंक्वायरी। फिर क्या भाषा में भेजा जाता है, प्रपोजल। फिर दोनों जन मिलकर डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या भेजेगा और क्लाइंट क्या भेजेगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एमसीक्यू में क्या पढ़ा था, लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन देने वाला है, ऑडिटर। ठीक है, फिर उसके बाद दो ऐसी कंडीशन थी जिधर अपन झुकेगा नहीं। ये दो कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, प्री कंडीशंस। सबसे पहले डिटरमाइन वेदर द financial reporting framework is acceptable. Obtain an agreement from the management for what? Responsibility for preparation of financial statement. Internal control to provide auditor with access to information, access to additional information, unrestricted access to persons within the entity. याद करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन का अपन एग्जांपल देखा था, मिनट्स हो सकता है, एनुअल रिटर्न हो सकता है। अगर दो में से एक भी प्री कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। याद करो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ भी मैंने बोला था कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। याद करो, अपने एमसी नंबर 4 मैंने तुम्हें एक सॉल्व करवाया था, जहां पे क्या वर्ड के ऊपर पूछा हुआ था, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसके लिए मैं क्या चीजें चेक करेगा, चार। पहले मैं क्या देखेगा, नेचर ऑफ द एंटिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है क्यों, एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। देखो, प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो हमारा तरीका अलग हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सब कुछ आएगा, पीएल आ सकता नहीं है। पर्पस क्या है, याद करो, पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह पर्पस क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसके लिए होता है, सिर्फ इंटेंडेड यूजर्स के लिए, जैसे कि सिर्फ डिवेंचर वाले के लिए बनाया, रेफरेंस शेयर्स वाले के लिए बनाया, बैंक के लिए बनाया। ये चीज हम सीखेंगे व्हेन वी गो टू ऐसे 800 सीरीज। जनरल पर्पस वापस दो आता है, एक आता है कंप्लाइंस और एक क्या आता है, फेयर। कंप्लाइंस क्या कहता है कि हम किसके साथ कंप्लाई करेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन के साथ। किसके साथ कंप्लाई करेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है, हम लॉ के साथ तो कंप्लाई करेंगे,
बट अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर चाहिए तो हम वो एडिशनल डिस्क्लोजर भी देंगे। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, या तो कंप्लीट सेट है मतलब कंसोलिडेटेड है, या तो सिंगल स्टैंड अलोन है। फिर उसके बाद लॉ क्या कहता है। अब मैं जब एंगेजमेंट लेटर भेजूंगा, क्या पब्लिक रिवाइज करके एटलीस्ट जो लोग attend किए थे, मेरे को पता है एंगेजमेंट लेटर में कंटेंट क्या होगा। सर्कमस्टेंसेस इट में डिफर, वेरी गुड। फिर उसके बाद ओएस से क्या था, ओ और एस से ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, वेरी गुड। क्या आ जाएगा यहाँ पे रोसी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रेफरेंस द फॉर्म एंड कंटेंट। एक स्टेटमेंट भी डाल देंगे कि देयर में भी सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा, चेंज। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या इतना ही हम डाल सकते हैं कि और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? क्या ऐड कर सकते हैं? वेरी गुड। एलैबोरेशन ऑफ स्कोप, वेरी गुड। तो एडिशनल पॉइंट्स हम क्या डालते हैं, फीस। फीस डाल सकते हैं, इनपुट लिमिटेशंस बता सकते हैं। फिर आर से बता सकते हैं वी आर सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। एंड लास्टली ई से हम क्या करेंगे, एलैबोरेशन ऑफ द स्कोप। फिर उसके बाद हमारे ऊपर लूसा हो सकता है तीन कारण की वजह से। ए, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। दूसरा, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी में अपने क्या एग्जांपल, स्टॉक किधर पड़ा हुआ है, यूक्रेन में, क्या जाके जोखिम लेके जाएंगे? क्या वो वॉर सिचुएशन में एंटिटी भी कुछ कर सकता है? नहीं। सेकेंड, ड्यू टू द नेचर एंड टाइमिंग। याद करो रमेश ऑडिट कर रहा था और रिपोर्ट देने के 10 दिन पहले भगवान को प्यारा हो गया। अब जो सुरेश आएगा, क्या उसके पास इतना टाइम बचा है क्या? फिर तीसरा, इट इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। हमें ऐसे 210 में किससे लेना देना है, वेयर इट इज इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। सो यहाँ पे अगर समझो मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर क्या डाला हुआ है, रोजा एट द बिगिनिंग। क्या डाला हुआ है, रोजा एट द बिगिनिंग। तो इन दैट केस हम इवैल्यूएट करेंगे इसके पॉसिबल इफेक्ट क्या है। मेरे को लगता है इसकी वजह से अगर हमें हमारा डिस्क्लेम करना पड़ेगा, क्या हमें हमारा ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेम करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ये ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है कि चेंज करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या चेंज करो, तो यहाँ रीजन या तो क्या है वैलिड, या तो रीजन क्या है इनवैलिड। वैलिड तो मैं क्या करेगा, एक्सेप्ट। याद करो अपन एक एग्जांपल लिया था, अगर वहां पे वो लोग ने बोला डीमार्ट ने कि 200 के बदले कितने सेंटर को दिए, 220, एक्स्ट्रा 20 सेंटर के लिए हम तुम्हें एडिशनल पैसा भी दे देंगे। क्या ये रीजन एक्सेप्टेबल है? यस। दूसरा एग्जांपल याद करो, अपन ने एप्पल का किया था, जहाँ पे बोल रहे भाई तमिलनाडु में तू जाके ऑर्डर नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ क्या बन रहा है, आईफोन 16। क्या मैं उस रीजन वैलिड लगा? नहीं। तो मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। बट अगर मैनेजमेंट नड़ के खड़ा हुआ है कि मैं देखो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो ये तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, रोजा। तो भाई जब रोजा होगा तो क्या हम तोड़ेंगे, हम चले जाएंगे, बट हम जाएंगे आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल ऑब्लिगेशन। फिर लीगल ऑब्लिगेशन क्या था, याद करो, जब हम रिजाइन करते हैं हमें क्या बनना पड़ता है, एडीटी। ठीक ठीक है, सॉरी आई रिटर्न एडीटी 2। यहाँ पे हमें क्या बनना पड़ेगा, एडीटी 3। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। किसको देंगे, कंपनी को, आरओसी को एंड को, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। रिकरिंग ऑडिट में मेरे को ये बार बार वापस डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। इसके केस में करना पड़ेगा बोरॉक्स। एम से एंटिटी क्या कर रहा है, मिसअंडरस्टैंड। O से there is a significant change in the ownership. R से there is the special terms of engagement. फिर बाद में there is change in the other reporting requirement. N से change in the nature size और senior management. क्या समझा आपने को ये? ठीक है, सो वापस एक बार क्या बोला अपन ने, मोरॉक्स। M से क्या बोला अपन ने, एंटिटी। फिर उसके बाद O से क्या बोला, there is a significant change in। R से there is a job। फिर उसके बाद O से there is change in the other reporting requirement। फिर N से there is a change in the nature act। और S से क्या हो जाएगा, recent change on the senior। क्या समझा वो कोई है, ये हमारा क्या हो गया है, रिकरिंग रिकॉर्ड। फिर उसके बाद क्या मेरे को एक कंपोनेंट को अलग से क्या भेजने की जरूरत है, एंगेजमेंट डेटा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी के ऊपर। क्या वो सबसे पहले जो कंपोनेंट है उसका डिग्री ऑफ ओनरशिप क्या है। अगर 100% ओन्ड है तो मैं अलग से एंगेजमेंट लेटर भेजूंगा की जरूरत नहीं।
अगर मेरे को कंपोनेंट के ऊपर सेपरेट रिपोर्ट देना है कि सेपरेट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, सेपरेट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है तो वापस अलग से एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजूंगा। बाद में हूँ अगर पेरेंट कंपनी अपॉइंट कर रही है तो अलग से एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं है। फिर देखो अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो जो लॉ कहता है वो फॉलो करेंगे। लास्टली वहां पे वो जो कंपोनेंट है कितना इंडिपेंडेंटली काम करता है, मतलब वो सब्सिडरी अपने हिसाब से ही सब कुछ करती है, पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो वहां पे अलग से एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे। और वो पेरेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो अलग से एंगेजमेंट लेटर की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8 भी चालू करवा दिया था मैंने। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 8, 9, 10 अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था ये चीज कहाँ से निकाली अपन ने, प्रोनाउन के एप्लीकेशन पार्ट से। तो यहाँ पे अब तक सवाल नहीं आए हैं, पर लेकिन अब फाइनल सी लेवल के ऊपर हम पहले वाले जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर सवाल आ गए तो जैकपॉट है। ट्रस्ट मी जैकपॉट है, बिकॉज ऊपर जो पढ़ा ना उसमें से 80% 90% चीज इंटरसी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं जैसे कि इनफैक्ट पॉइंट नंबर 7 भी इंटरसी में नहीं था। ठीक है, ऊपर के एक का दो पॉइंट पॉइंट नंबर 4 जैसे था वाज नॉट टेरेंट। पर 8, 9, 10 आर एकदम फाइनल सी कैटेगरी जो आज तक उठा रहे हैं। पहला वाला पॉइंट वो लोगों ने क्या बोला कि स्टैंडर्ड इशू है, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आईसीएम। उसी ने अपने को क्या दिया है, एएस या इंडेक्स। उसके साथ क्या सपोर्टेड है, एक लॉ भी कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी चाहिए। अगर दोनों सेम है, मतलब एएस इंडेक्स और लॉ जो कहता है दोनों सेम है, वेरी गुड। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्या दोनों के बीच में क्या आ रहा है, तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा, देखो एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ईएफआरएफ को अमेंड कर दें। हम क्या करें, ईएफआरएफ में हमने सिर्फ इंडेक्स, अब हम क्या करेंगे जो लॉ की फीस है दोनों को मिक्स करके एएफआरएफ को क्या कर देंगे, अमेंड। तो मैंने पहले क्या बोला, या तो तुम क्या दे दे एडिशनल डिस्क्लोजर, या तो हम एएफआरएफ को ही क्या कर दे, अमेंड। दोनों में से अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे को अपना ओपिनियन क्या कर देना पड़ेगा, मॉडिफाई एज पर एसए 705। क्या इतना याद आ रहा है पब्लिक को, कल हमने पढ़ा था। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 9 ऑनवर्ड्स। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, देखो रीड करो। द नॉन रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी प्रिस्क्राइब्स द लेआउट ऑफ द वर्डिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अपना जो ऑडिट रिपोर्ट का वर्डिंग्स है ना वो एसए 700 में हुआ है। तो दुल्ला दुल्ला सा क्यों ना, टाइटल आता है, एड्रेस ही आता है, ऑडिटर्स ओपिनियन आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन आता है, ऐसा कुछ दुल्ला दुल्ला सा याद आ रहा है क्या। सो यहाँ पे इन दिस केस सब है कंपेरेटिवली ये चीज 700 थी। पर रिपोर्ट का फॉर्मेट लेटर से लॉ में भी दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ जगह पे होता है। समझो ऐसे 700 में है, इफ यू गो टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ने भी रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इफ यू गो टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वो लोग ने भी फॉर्मेट दिया हुआ है। इफ यू गो टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो लोग ने रिपोर्ट का क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट। तो काफी बार ऐसे सेपरेट तो है पर उसके साथ एनडीटी के ऊपर क्या लग जाता है, लॉ। लॉ में भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो इन सम केसेस लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी प्रिस्क्राइब layout or wording of the auditor's report in a form or in terms that are significantly different from the requirement of the essays। तो अब यहाँ पे अगर दोनों चीजें सेम है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसे 700 कुछ और कह रहा है और ये जो लेआउट है ये लेआउट कुछ और कह रहा है। अब दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस की वजह से यूजर्स है चीजों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। क्या ये डिफरेंस की वजह से यूजर्स को क्या करेंगे, अगर ऐसे 700 फॉलो करूं तो यूजर मिसअंडरस्टैंड करने वाले नहीं। और अगर मैं लॉ यूज करूं तो मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ पे यूजर क्या करेंगे, misunderstand। So whether the users might misunderstand the assurance obtained from the audit, if so, क्या हम एडिशनल एक्सप्लेनेशन के इसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को लग रहा है कि लॉ के हिसाब से मैंने अपना रिपोर्ट लिखा तो यूजर शायद से मिसअंडरस्टैंड होंगे। देखो यूजर मिसअंडरस्टैंड नहीं होने वाले, बात करो तो दे दो। जैसे कि है ही ना टाइप रेगुलेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमें नहीं लगा कि यूजर उससे होने वाला है मिसलीड। मेरे को नहीं लग रहा है यूजर मिसअंडरस्टैंड करेगा, तो जो लॉ कहता है ना हम वो भी वहां पे लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद हो ना ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में क्या आता था, टाइटल आता था, एड्रेस, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न पैरा, की ऑडिट मैटर पैरा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एक पैरा आता था रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। करेंगे अपन 700 सीरीज डिटेल।
पर ये रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या कहता है? अगर लॉ की रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन एस या लॉ की रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन ऐसे, तो पैराग्राफ के अंदर क्या कर दो रिपोर्ट। तो कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट हमारे एस 700 से ज्यादा है, बैंकिंग रेगुलेशन की भी रिक्वायरमेंट एस 700 से ज्यादा है। तो हम वो सारी चीजें कौन से रिक्वायरमेंट के अंदर लिखते हैं? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे वो लोग बोले कि पॉइंट्स होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है मिसअंडरस्टैंड हो रहा है क्या। मिसअंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो देखना हम एडिशनल एक्सप्लेनेशन के को मिटिगेट कर सकते हैं। क्या हम एडिशनल डिस्क्लोजर देके क्या कर सकते हैं? मिटिगेट। अगर हमें लग रहा है कि हम मिटिगेट नहीं कर पाएंगे तो ऑडिटर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। कि ऑडिटर को क्या नहीं करना चाहिए? एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय। क्योंकि अगर मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा तो ये रिपोर्ट का फॉर्मेट दूंगा तो यूजर समझेंगे कि मिसलीड, तो मेरे रिपोर्ट का फायदा से ज्यादा क्या होने वाला है? नुकसान। तो इन दैट केस मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इन वे मैं मैनेजमेंट को क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। क्या तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? तो एडिशनल डिस्क्लोजर दे के जो रिस्क लग रहा है उसे कर दो, मिटिगेट कर दो, तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, वरना मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने वाला नहीं। तो अपन ने पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला? स्टैंडर्ड्स है, लॉ है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैनेजमेंट को मैं दो ऑप्शन दूंगा, दो में से एक चूज कर भाई, या तो क्या दे दे एडिशनल डिस्क्लोजर, या तो एएफआरएफ को क्या कर दे। तो दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है तो मैं अपना ओपिनियन क्या कर दूंगा? मॉडिफाई। सेकेंड, लेआउट कहाँ पे दिया हुआ है? एस 700, लॉ ने भी लेआउट दिया है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट के वजह से यूजर मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो मेरे को देखना है क्या मैं इसमें एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकता हूँ। क्या करने के लिए? रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिस्क को मिटिगेट। पर मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं ये एडिशनल डिस्क्लोजर दे के भी रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाऊंगा, तो इन दैट केस मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही करने वाला। आखिरी वाला पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ अनएक्सेप्टेबल। तो यार तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कंसेप्ट में डेफिनेशन क्या लिखा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मैनेजमेंट और those with governance to prepare and present financial statement। देखिए कैसा होना चाहिए? अगर कोई स्टैट्यूट है तो स्टैट्यूट के हिसाब से होना चाहिए। स्टैट्यूट मतलब क्या? लॉ। तो अगर लॉ के अंदर ऑलरेडी ये चीज दी हुई, लॉ के अंदर ऑलरेडी ये चीज क्या हुई है? दी हुई है, तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। पर मेरे को लग रहा है कि लॉ के अंदर जो एएफआरएम दिया है वो मेरे को एक्सेप्टेबल लग रहा नहीं है। मेरे को लग रहा है इससे यूजर को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं। मैं ऑडिट करूंगा प्रोवाइडेड मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा? एडिशनल डिस्क्लोजर को लगेगा जो एएफआरएफ है उसमें सब कुछ आता नहीं है। अगर तुम्हें याद हो हमने बोला था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। याद आ रहा है? फेयर प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मैनेजमेंट को क्या बोल रहा हूँ कि देख तेरे लॉ में जो लिखा हुआ है मेरे को कंप्लीट लग रहा नहीं है, मेरे को लग रहा है तेरा एएफआरएफ सही नहीं है, तो तेरे को हम क्या देने पड़ेंगे? एडिशनल डिस्क्लोजर। बिकॉज हम कंप्लाइंस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे तेरे को क्या देने पड़ेंगे? एडिशनल डिस्क्लोजर। और मैं इसके साथ क्या दे दूंगा मेरे रिपोर्ट के अंदर? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा। क्या दे दूंगा मेरे रिपोर्ट के अंदर? याद करो कल एम्फोसिस भी पढ़ाया था। एम्फोसिस क्या होता है? सब कुछ सही है पर यूजर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सही है ना? क्या मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया? हमें एएफआरएफ सही लिखा, हमने बोला एडिशनल डिस्क्लोजर दो, मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर दे, क्या कुछ गलत है? क्या नहीं। पर मैं यूजर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, देख ये एएफआरएफ भी नहीं कहता था, हमने एडिशनली किसके पास करवाया है? मैनेजमेंट के पास, तो तेरा ध्यान इसके ऊपर आकर्षित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा प्रोवाइडेड दो कंडीशन फुलफिल हुई। मैनेजमेंट वहां पे क्या देते हैं? एडिशनल डिस्क्लोजर, और रिपोर्ट में क्या दे दूंगा? एम्फसिस। तो पढ़ो वहां पे से एक बार पूरा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय is unacceptable. Auditor shall accept the audit engagement only if the conditions are present. पहला क्या है? Management agrees to provide in the financial statement required to avoid financial statement being misleading, and auditors report on the financial statement will
with SA706 everyone understood this। ये हमारा क्या हो गया SA210 हो गया हमारा ये 210। अब क्वेश्चंस करते हैं तो अपना थोड़ा बंद रखो 2 मिनट के लिए, ठीक है, वरना वहां पे आंसर दिख जाएगा तो ठीक है। चलो चालू करते हैं, रीड कर पंकज। Sir Ram Kapoor, chartered accountant, has been appointed as a statutory auditor by XYZ Private Limited for the audit of their financial statements for the year 2018-19. The company has mentioned in their audit house that they will not be able to provide the entire audit report to Mr. Ram during the course of audit. Further, company also imposed some limitations on scope of Mr. Ram. What are the preconditions Mr. Ram has answered before accepting or rejecting the proposal? तो पहले प्रीकंडीशन देखो, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्या है, व्हाट आर द प्रीकंडीशन। तो मैं पहले वाले पॉइंट के अंदर तो क्या लिखने वाला हूँ, प्रीकंडीशन लिखूंगा, पूरी लिखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और टेक्निकल एग्रीमेंट फॉर द मैनेजमेंट क्या आएगा, पूरे का आगे का आंसर बोल। To give access with info, नहीं, पहले एक्सप्रेशन ऑफ control, give access info, access to additional info, additional access to person within the entity. ठीक, तो वो लिखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ऑल्सो एडवाइस मिस्टर राम शुड ही एक्सेप्ट विद द प्रपोज ऑडिट एंगेज। से एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स for the year 18-19, company mentioned that they will not be able to provide during the course of audit। तो मेरे को बताओ ये लिमिटेशन है कि लिमिटेशन नहीं। ऑडिटर का काम भी देना ही पड़ेगा उनको, तो खुद से नहीं करेगा। यस, हमें करना ही पड़ेगा। क्यों, ये लॉजिक समझेगा व्हेन वी गो टू कारो। कारो 2020 तुम्हारे क्वेश्चन में था, जब उन्होंने दिया कारो 2020, तो अगर तुम्हें याद हो क्लॉज 14 में इंटरनल ऑडिट सिस्टम में 2 पॉइंट्स थे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट मतलब कमेंसरेट है कि नहीं, दूसरा मैंने इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट पढ़े कि नहीं पढ़े। अब मेरे को खुद कारों में रिपोर्ट करने का है कि मैंने उसका रिपोर्ट पढ़ा है, और मैनेजमेंट मेरे को मना कर रहा है कि मैं देखो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट ही लिखूंगा, तो मेरे ऊपर लोसा आया कि नहीं आया। यस, तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्या नहीं। अब बुक में जाके वहां पे लिख दो, ये प्री कंडीशन था। सेकेंड, राम शुड नॉट एक्सेप्ट पोस्ट एंगेजमेंट। जरूरत नहीं जरा भी, जैसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन इज टोटली फोकसिंग ऑन व्हाट SA210, तो हम उसी के हिसाब से आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 2, शेयरिंग। ठीक है, तो पूरा पकाने के बाद तुम्हें पूछा क्या, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। तो फाइनल सीए में एक्सपेक्ट क्या, इससे इतने बड़े बड़े, शायद इससे भी बड़े सवाल फ्रेम करेगा, और इतने वाले फ्रेम करके एमसीक्यू भी पूछता है।
तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि तुम इंटरप्रेट करते रहो, सेम क्वेश्चन 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ऑल दे आर आस्किंग इज कंटेंट, कंटेंट क्या आने वाला है, रोज ही आएगा आर से सबसे पहले, फिर आर से क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी एंड सर्कमस्टेंसेस द रिपोर्ट में डिफर, फिर ऑब्जेक्टिव इन स्कोप, और आई से क्या आ जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, तुम में से किसी ने हाँ, क्या नहीं, एडिशनल नहीं, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कल याद करो मैंने क्या बोला था, ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या है, रोजी, तो हम सिर्फ रोजी लिख के आएंगे तो शुड बी इंक्लूडेड, या वो लोग ने एडिशनल चीजें कुछ पूछी नहीं है। ठीक है, चलो सो यहाँ पे लिख लो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, वहां पे नॉट एडिशनल वाला पॉइंट जो फायर वाला है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भी तुम में से किसी ने भी अटेंड किया है, ट्राई करोगे। It is not mandatory to send a new engagement letter if recorded, but sometimes it becomes mandatory to send newsletter. Explain those situations when your engagement letter is sent. दूसरा भी क्वेश्चन रीड करो। And companies form of chartered accountants have not revised the terms of engagement and obtained confirmation rights. For last year, despite changes in business and professional. These illustrate the circumstances that made body the revision. कौन सा वाला आंसर आएगा, सेकंड, मोरॉन्स वाला आंसर क्या था, मोरॉन्स वाला आंसर मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, फिर ओ से क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। याद करो मैंने ओनरशिप के साथ क्या वर्ड बोलते हैं, याद रखने को बोला था, सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद आर से क्या हो गया है, रिवाइज टर्म्स है, फिर ओ से चेंज इन द अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एन से चेंज इन द नेचर एंड द साइज, और एस से देयर इज अ चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट पतंजलि जेम्स वाला ट्राई कर। Patanjali Checks Private Limited has taken charge with fraud in overseas transactions worth 1,050 crores, and the forensic audit has been ordered by Supreme Court. Management has been suspended by the Supreme Court. The forensic auditors are not comfortable with the statutory audit report of the company. They have requested the Supreme Court that latest financial audit statements should be again audited by another statutory auditor whose report would be used as a base for forensic audit. Supreme Court has asked you, a reputed chartered accountant, to conduct statutory audit of Patanjali Jems Private Limited. Do you know that for accepting audit, there are certain preconditions that must be satisfied in your assessment of the compliance with the preconditions? पूरा प्री कंडीशन आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती क्या होती है, नीचे क्या बोला है, गिव योर असेसमेंट ऑफ कंप्लाइंस विद द प्री कंडीशन। स्टूडेंट क्या सोच रहा है, ये के अंदर प्री कंडीशन फुलफिल हुई कि कोई लेना देना नहीं। ऑल दे आर आस्किंग इज कि तुम्हारा असेसमेंट मतलब तुम्हारा नॉलेज बताओ प्री कंडीशन के बारे में। तो ये केस को तुम कनेक्ट करके ढूंढने जाओगे ना तो कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा वो लोग ने दिया हुआ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वो लोग ने तो सिर्फ हुआ है कि भाई एक मैनेजमेंट क्या के आ गया है सस्पेंड। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने का अपने को, प्री कंडीशन। चलो नेक्स्ट, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन आता है, मेरा सब्सिडरी आएगा, जो वेंचर एसोसिएट या मेरा ब्रांच आएगा, उसके कुछ हम देंगे ही नहीं, सिर्फ हम लोग ऐसा लिख के दे देंगे गुड फेथ के ऊपर, तो रिपोर्ट दे दे कि भाई हमने सब सही किया है। क्या देगा, क्या ये हमारे ऊपर क्या डाल दिया गया है, भरोसा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गाइड द ऑडिटर वेदर एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन। तो ये रूल्स एट द बिगिनिंग है क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, नहीं ना, एट द बिगिनिंग हमें पूछा जा रहा है वेदर यू शुड एक्सेप्ट। तो ये रोजा कब डाला गया है, एट द बिगिनिंग। तो याद करो रोजा 2 पॉइंट है, एट द बिगिनिंग में हम क्या इवेल्युएट करेंगे, पॉसिबल इफेक्ट क्या है। अगर मेरे को लग रहा है उसकी वजह से मेरे को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेम, तो ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय। तो रोजा में वहां पे मार्क करके लिखो, रोजा एट द बिगिनिंग।
ट्राई कर कॉन्वेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Hence, a chartered accountant was engaged by Deloitte Company Limited for auditing their accounts. He decided to set up engagement with the board that the students paid by the company with the post of audit of the company. The auditor was unable to obtain appropriate sufficient audit evidence regarding receivables. The client requested for a change in the terms of engagement. Your audit is सो यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में, क्लाइंट रिक्वेस्टेड फॉर अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो कौन सा आंसर आ जाएगा कि इंक्वायर करो. रीजन रीजन या तो या तो क्या है, ये तो डू नॉट एक्सेप्ट, बट मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ यू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट. तो ये मेरे ऊपर क्या हो गया, रोजा. तो हम क्या करेंगे, विड्रॉ आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है, समझ रहे हैं पब्लिक को सबको यहाँ तक. नेक्स्ट. दस. क्या है आंसर, पूरा रोजे लिखेंगे. सो यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया. आंसर रोजी. ठीक है, देखो पहला वाला R1 दिया हुआ है, R2 क्या होता था. तो R2 वो लोग ने यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है. R3 दिया हुआ है, रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ it. So in short, you need to understand here कि what they have missed on is. तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेगा, कंटेंट. बट लेकिन कंटेंट में यहाँ पे क्या लिखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सो इसके साथ हमारा ऐसे 210 क्या है, समान. अब यहाँ पे एमसीक्यूज है विच आर वेरी मैनेजेबल एमसीक्यूज. तो नेक्स्ट लेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन वेडनेसडे. मैंडेटरी एवरीवन सिटिंग ऑफलाइन हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड. देखो 30 मार्क्स अपने एमसीक्यू के हैं. ऑल सीए फाइनल स्टूडेंट्स टेक एमसीक्यूज फॉर ग्रांटेड. आईसीआई ने इस बार नए पोर्शन में एमसीक्यू बुकलेट भी इशू नहीं किया. पुराने पोर्शन में एमसीक्यू बुकलेट था. पब्लिक सिर्फ क्या करता था, लास्ट में पोर्शन खत्म होके पूरा बुकलेट सॉल्व करता था, 15 मार्क का उसमें से आता. अब कोई बुकलेट भी नहीं. तो मैंने जितने क्वेश्चंस आईटीआई के मटेरियल से मेरे को मिले, सी ट्रस्ट मी, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. मैंने एमसीक्यूज है ना सारे साथ में नहीं डाले हुए, टॉपिक वाइज डाले हुए. मतलब अगर सिर्फ ऐसे 210 है ना, तो ऐसे 210 के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी एमसीक्यूज है, सब साथ में डाले. जहां जहां कोई इंटीग्रेटेड केस स्टडी आया, तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी तो हर एक में क्लासमेट मैं खुद डिस्कस करूंगा. तो वो टॉपिक के साथ है. क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा ना कि सारे स्टैंडर्ड एमसीक्यू एक साथ, once I finish all standards and I ask you okay as a student तुम सब सॉल्व करो, तुमको सब कुछ याद ही नहीं, you will delay it. But now if we have solved 210, it is not difficult for you to solve MCQ. It is very easy. और करते करते क्या होगा पता है, रिवीजन हो जाएगा. कहीं पे कंसेप्ट गलत समझे, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. और कहीं पे अगर एमसीक्यू तुम्हें लगता है कि गलत है, तो यू कैन कम ऐसे ना. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंडेटरी सबके लिए क्या करके आने का, एमसीक्यू. सो अब हम क्या करेंगे, हर एक लेक्चर के एंड में, मतलब हर एक स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के एंड में हम एक वापस क्विकली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. यहाँ पे जो है यू गो योर रिकॉर्डेड है, हर एक एसे के एंड में तुम्हें क्या मिलेगा,
रिविजन। सो अगर तुम्हें लगता है कि भाई पूरा पोर्शन हो गया, पोर्शन होके मेरे को 3 महीने बाद 4 महीने बाद ज्यादा याद नहीं है, मैं सब लेक्चर वापस नहीं देखना चाहता, हर एक लेक्चर का लास्ट का सिर्फ क्या देखोगे, 5 से 7 मिनट, तो इन दैट केस तुम्हें एक पूरा सा क्या मिल जाएगा, ग्लिम्स के स्टैंडर्ड में क्या था। बट साथ ही साथ तुम क्या करोगे, अपने खुद के फोन से यहाँ पे जब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम एक वीडियो लेके रखोगे, ठीक है, स्क्रीन का वीडियो लो, मेरा वीडियो नहीं, स्क्रीन का वीडियो लो, मेरा वॉइस आता रहेगा, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग 210 करवा। तुम्हारा जॉब ये है कि अगले 10 दिन के अंदर वो वीडियो तुम 3 बार देखो, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम रटने बैठो, तुम 1-1 घंटा दो, 2-2 घंटा दो। 10 दिन के अंदर वो वीडियो कितनी बार देखोगे, 3 बार, तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसे 210 पूरी तरह से छप जाएगा। देखो अपने को ऑडिट में समझना तो है, बट लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ वॉल्यूम, अपने पास क्या आने वाला है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक वॉल्यूम है, बट लेकिन ये एक वॉल्यूम करने से भले तुम्हें बल्कि लग रहा रहेगा, बट तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है, और बार फटाफट भी जाएगा। बस अगर तुम देखोगे तो कितने पेजेस तो अपने एमसीक्यू में, कितने पेजेस तो अपने किसके अंदर चले गए, क्वेश्चन के अंदर। तो कंटेंट वापस जब तुम रिवाइज करोगे लास्ट डे में, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो हम पूरा रिवीजन चालू करते हैं एसे 210 का। एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन एज वेल, प्लीज अपने फोन से रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फोन में फोल्डर बना दो ऑडिट रिवीजन का, ठीक है। सो एसे 210 क्या होता है, अग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेज। सबसे पहले inquiry, फिर क्या भेजा जाएगा, प्रपोजल, फिर दोनों जन क्या डिस्कस करेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या भेजेगा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, क्लाइंट भेजेगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। हमारी दो ऐसी कंडीशन है जिधर अपन झुकेगा ना, क्या है वो दो कंडीशन को हम कहते हैं प्री कंडीशन। पहला, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। obtain an agreement from the management regarding their responsibilities, क्या है उनकी जिम्मेदारी, preparation of financial statement, internal control, to provide auditor with access to info, access to additional info, unrestricted access to persons within the entity। अगर इसमें से कोई कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये और नहीं है, ये कौन सी कंडीशन है, एंड, बट अनलेस रिक्वायर्ड बाय। अब यहाँ पे कब मेरे को पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है कि नहीं, मैं 4 चीजें देखूंगा। पहले मैं देखूंगा नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं है। प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा तो पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो होगा। एनपीओ मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो वहां पे रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। फिर व्हाट इज द पर्पस, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक पर्पस, दोनों का फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, चेंज। फिर बाद में नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट है कि सिंगल स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लास्ट में वहां पे लॉ एंड क्या कहता है। जब मैं सामने वाले को एंगेजमेंट लेटर भेजूंगा तो मैं उनको क्या लिख के भेजूंगा, रूल्स। सबसे पहले आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मतलब मेरी जिम्मेदारी क्या। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। R3 से reference to the expected form and content of any reports to be issued by the auditor, and a statement can be circumstances where the report may differ from its expected form and content. फिर बाद में आएगा objective and the scope, identification of the applicable financial reporting। What are the additional matters? हम क्या बोलेंगे, additional matters क्या है, 5। F से क्या आ जाएगा, fees। I से क्या आ जाएगा, वहां पे क्या है, inherent limitations। R से क्या हो जाएगा, they are subject to peer review, and E से क्या आ जाएगा, liability। Now ऐसे 210 agree to the terms of what, audit engagement में हमारे ऊपर क्या आ सकता है, लूसा। तीन कारण की वजह से, पहला circumstances beyond the control of entity, second the nature and the timing of the audit procedure, तीसरा imposed by the manager। अगर मैंने लूसा डाला हमारे ऊपर एट द बिगिनिंग, कब डाला, एट द बिगिनिंग, तो हम इवैल्यूएट करेंगे पॉसिबल इफेक्ट्स क्या है। अगर मेरे को लग रहा है इसकी वजह से मेरे को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय व्हाट, लॉ। अगर ड्यू द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट कहता है चेंज टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, तो हम इनको करेंगे कि रीजंस क्या है। रीजन क्या हो सकते हैं, या तो वैलिड या तो क्या हो सकते हैं, इनवैलिड। अगर रीजन वैलिड है तो मैं क्या करेगा, एक्सेप्ट। बट कैसे एक्सेप्ट करेगा, ओनली एंड ओनली इन राइटिंग। बट अगर रीजन वैलिड नहीं है तो मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अगर मैनेजमेंट एंड पीसीडब्ल्यूजी नहीं खड़ा हुआ है कि भाई ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो ये मेरे ऊपर क्या हो गया, दूसरा।
तो मैं क्या करेगा, विड्रॉ बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल ऑब्लिगेशन। रिकरिंग ऑडिट में बार बार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर ब्रॉन्ज के केस में करना पड़ेगा। एम से एंटिटी मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको भी मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। ओ से देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन पोजीशन, जैसे कि पहले वहां पे फ्यूचर ग्रुप में किशोर बियानी जी थे, फिर कौन आ गए, केशव पानी जी। रिवाइज में द स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 200 ऑडिट के बदले मेरे को बोला 220 सेंटर्स करने पड़ेंगे। देयर इज अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि कारो के बदले कारो 2020 आ गया। चेंज इन द नेचर एंड साइज, जोमेटो पहले क्या थी, एक अनलिस्टेड, फिर क्या हो गया लिस्टेड। जोमेटो पहले सिर्फ किस में थी, फूड ऐप था, बट लेकिन हम क्या चालू कर दिया, डिलीवरी। रिसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, पहले कौन था, सुरेश, रमेश, कमलेश, अब कौन आ गया है भाई, कितना, बबीता, सीता। तो तीन डायरेक्टर्स के बारे में पता होने वाला है। क्या एक कंपोनेंट को अलग से मेरे को एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है, तो मैं देखेगा सबसे पहले व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ओनरशिप। एस में क्या देखेगा, वेदर अ सेपरेट रिपोर्ट इज टू बी इशूड बाय द कंपोनेंट, हु अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट। फिर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द authorized or the sender setting organization are supplemented by law। हमें देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स है और लॉ है, क्या उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या हम एडिशनल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट बोलेंगे क्या दे दो भाई वहां पे एडिशनल डिस्क्लोजर, या तो एएफआरएफ को क्या कर दो। अब दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपना ओपिनियन क्या कर दूंगा, मॉडिफाई। यूजुअली हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट है ऐसे 700 में, बट लॉ में भी लिखा हुआ है। अगर मेरे को लग रहा है कि इसकी वजह से यूजर्स चीजों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं वहां पे एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मेरे रिपोर्ट के अंदर टू मिटिगेट। पर अगर मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं मिटिगेट कर पाऊंगा बाय गिविंग दैट एडिशनल डिस्क्लोजर, तो मैं ऑडिट ही एक्ट करने वाला नहीं हूं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आईसीआई ने दिया है वो मेरे को एक्सेप्टेबल लग रहा नहीं है, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा तुम एडिशनल डिस्क्लोजर दो, और मैं उसके ऊपर क्या दे दूंगा, ऑफ मैटर मेरा, बस मैं यूजर्स का ध्यान क्या करना चाहता हूँ। तो इसके साथ हमारा क्या होता है, SA210। ठीक है, सो अब SA210 में तुम्हें क्या करने का है, एमसीक्यूज। सेकेंडली मैंने ये सब कोड वर्ड्स दिए हुए हैं, तुम कोड वर्ड्स यूज नहीं करोगे, इट इज कंप्लीटली ओके, नॉर्मल पॉइंट बाय पॉइंट करो। आई आल्सो अंडरस्टैंड मेमोराइजिंग टू मेनी कोड वर्ड्स इज नॉट इजी, बट जहां तुम्हें लगता है जरूरत है यहाँ पे यूज करो, जहाँ पे जरूरत नहीं है तुम कोड वर्ड हटा के उसको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से मेमोराइज करो। क्या यहाँ तक सबको दिमाग में 210 पे है? ठीक है, सो वी आर डन विद वन स्टैंडर्ड ऑडिट। ठीक है, तो अपने बुक में इंडेक्स दिया हुआ है, वहां पे जाके अदर स्टैंडर्ड्स में ऐसे 210 को क्या कर दोगे, ठीक है, किया टिक मार्क। और टिक मार्क करने के बाद वहां पे बाजू में लिख दो 1, मतलब मैं तुम्हें क्रोनोलॉजी करवा रहा हूँ कि हम कौन सी क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं। रिवीजन के बाद यू कैन बी रैंडम, बस तुम्हें समझ गया है क्लास में बैठ के, बट फिर भी अगर तुम्हें सिर्फ कभी कभार लेक्चर देखना हो तो क्रोनोलॉजी में पढ़ेगा।